नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरी निशानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। एक अनुभव होने पर वह अनुभव समाप्त नहीं होता है। एक अनुभव होने पर वह अनुभव समाप्त नहीं होता है, किंतु दीर्घ समय तक वह हमारे चिंतन मनन में रहता है। दीर्घ समय तक वह हमारे चिंतन मनन में रहता है। इसी प्रक्रिया से फिर सार अनुभव का समझ में आता है। तत्पश्चात वह सार जीवन भर मार्ग हमारा दर्शाता है। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी सहपाठियों के स्नेह सहयोग से आज हमने ये 21 अंक पूरे किए हैं और आज ही मैं 22वां अंक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि जब कोई काम आप 21 बार कर लेते हैं तो आप सफलता की पहले चरण तक पहुंच जाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और आप सभी सहपाठियों का। आप सभी के प्रोत्साहन की वजह से ही मैं इस छोटे से मुकाम पे पहुंच चुका हूं, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबका बारंबार कोटि कोटि आभार मानता हूं और धन्यवाद करता हूं। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति एक काम 1-2 साल तक निरंतर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका अपनाया हुआ जो तरीका है वो 100% सही हो। वो कहते थे कि कुछ अवधि के बाद अपना तरीका भी कितना भी सही क्यों न लगे, उसका सख्ती से निरीक्षण करना चाहिए और उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। क्योंकि विकास, निरंतर विकास ही एक प्रगतिशील व्यक्ति की पहचान है। तो मैंने भी पिछले 10 अंकों को बड़े ध्यान से देखा। आप लोगों के सुझाव, आपके प्रश्न और आपकी टिप्पणियां मैंने बड़ी तन्मयता से पढ़ी और मुझे लगा कि जब 10-15 मिनट में कोई भी विषय प्रस्तुत किया जाता है तो संभव है कि उसमें कोई त्रुटि रह जाए, उसमें कोई अपूर्णता हो, कोई बात स्पष्ट नहीं हो। तो ज़रूरी है कि उन बातों को स्पष्ट किया जाए और इसमें आप सबके जो प्रश्न और सुझाव मुझे बड़े काम आए, तो इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्हीं प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्न आज बात करने वाले हैं। इसलिए आज के अंक का हमारा यही शीर्षक है, प्रश्नोत्तर अंक भाग 2। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर जो भी दूंगा वो 100% संतोषकारक होंगे या समाधान कारक होंगे। फिर भी मैं यह आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ, यह आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अपनी जानकारी और अपने अनुभव के हिसाब से मैं प्रयत्न करूँगा कि मेरे जो उत्तर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कारक हों और आशा करता हूँ कि आपको वो पसंद आएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वह है कि कृपया बताइए कि धैर्य कैसे रखें। धैर्य नहीं रखा जाता। तो इसके बारे में मेरा विचार यह है कि यह जो धैर्य हम नहीं रख पाते आजकल, वह इस दौर की, इस ज़माने की आविष्कारों की देन है और सब लोगों के साथ यही दुविधा है, धैर्य नहीं रख पाते। उदाहरण के तौर पर जैसे पहले फ़ोटो निकालते थे तो हमें 2-4 दिन रुकना पड़ता था। फ़ोटो फिल्म पहले डेवलप होती, फिर प्रिंट होके 2-4 दिन के बाद हमको फ़ोटो मिलते। और आज तो आप फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो आपके हाथ में, पसंद आए तो रखिए, नहीं तो डिलीट कीजिए, दूसरी निकाल लीजिए। तो ये जो हमारी आदत नए आविष्कारों ने बदल दी है। तो जहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है वहाँ भी हम धैर्य नहीं रख सकते क्योंकि आदत पड़ गई है। किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम धैर्य नहीं रख सकते। कहीं लाइन में खड़े तो धैर्य नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए एक ही सरल उपाय है कि आपको निरंतर स्वयं के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा और आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ धैर्य रखना ही पड़ेगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। तो आज से अभ्यास शुरू कर दें और मैं आशा करता हूँ कि आप धीरे धीरे जहाँ ज़रूरत है वहाँ अवश्य आप धैर्य रख पाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि संबंधों में शारीरिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए
या नहीं, ये गलत है या सही है। मेरे विचार से आप जब देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, तो जब वो पैदा होता है उस समय उसे बड़ा ही असुरक्षित लगता है, अकेला लगता है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से जहाँ पे वो सुरक्षित था, अब वो वहाँ से बाहर आ गया। लेकिन जब माँ उसे गोदी में बिठाती है, गले लगाती है, दूध पिलाती है, तो उसे बड़ा अपनापन लगा, वो बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह से जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो माँ उसे पुचकारती रहती है, गोदी में उठा के खिलाती पिलाती रहती है, वो बड़ा खुश और सुरक्षित अनुभव करता है। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो माँ के पास नहीं जाता, कभी शर्म के मारे, कभी स्वाभिमान में वो अपने मित्रों के साथ लग जाते, लेकिन उसके मन में वह शारीरिक संपर्क का अभाव बाकी रह जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में, जब वो नानी दादी के पास जाता है तो नानी दादी उसे खींचकर गले लगाती हैं, उसके सर पर हाथ फेरती हैं, उसका मुंह सहलाती है, उसको पीठ सहलाती हैं, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुरक्षित लगता है और यह भाव उसके मन में बस जाता है। तो इसलिए मेरे विचार से जो शारीरिक संपर्क है, शारीरिक भावनाओं को शारीरिक रूप से प्रकट करना, व्यक्त करना, यह बड़ा ही एक स्वाभाविक है और ये एक हर इंसान का, हर व्यक्ति का, ये हमारे जीवन का एक अटूट अंग है। इसलिए हमें हर संबंध में उस संबंध की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए शारीरिक रूप से प्रेम स्नेह अवश्य व्यक्त करना चाहिए। जैसे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा है और दूसरा व्यक्ति कुछ भी बात कुछ करने के बगैर अगर आके उस आदमी को गले लगता है तो वो आदमी अच्छा महसूस करता है, प्रसन्न फील करता है। इसलिए जो काम शब्द नहीं कर सकते वह आपका शारीरिक रूप से भावनाओं को प्रकट करना वह कर देता है। अगला प्रश्न यह है कि क्या हमारा मौन कोई गलत संकेत दे सकता है, उसको गलत समझा जा सकता है? मेरे विचार से यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है। इसलिए जब भी आप यह निश्चय करें कि हमें मौन रहना है तो परिस्थिति का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद ही यह निश्चय करें कि आपको मौन रहना है या बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपका मौन रहना गलत संकेत देगा या कोई हानि पहुंचाएगा या स्थिति को बिगाड़ देगा, तब तो आप ज़रूर बोलें। लेकिन अगर आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है या आपको परिस्थिति का पूरा ब्यौरा, पूरा वृत्तांत पता नहीं है, तो फिर आपका चुप रहना ही बेहतर है। अगला प्रश्न यह है कि क्या क्षमा भाव ही सबसे उत्तम है? मेरे विचार से यह भी कहना कठिन है, क्योंकि यह भी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि क्षमा वही प्रदान कर सकता है जो दंड देने में समर्थ हो। अगर कोई दंड देने में समर्थ है, वो क्षमा करता है, तो वो बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई दंड देने में असमर्थ है तो फिर उसकी क्षमा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो इसलिए हर परिस्थिति का पूरी तरह से निरीक्षण करके, उससे जुड़ी हुई हर बात को ध्यान में रख के, हर परिणाम को ध्यान में रख के, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए कि क्षमा देना ज़रूरी है या दंड देना ज़रूरी है। अगला प्रश्न यह है कि नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, क्या करें? मेरा विचार यह है कि, मेरा कहना इसके बारे में यह है कि हमारा जो मन है, अंतर्मन है, उसमें सब बातें एक प्रतिबिंब की तरह समा जाती है और उसमें रह जाती हैं। हमने हमारे पुराने अनुभव, दोस्तों के साथ बात, समाचार पत्र में पढ़ी हुई चीज़ें, टीवी पे देखी हुई चीज़ें, अध्ययन की हुई चीज़ें, वह हमारे अंतर्मन में सब बस जाती हैं। उनमें से कुछ हमें याद रहती हैं, कुछ याद नहीं रहती, लेकिन सब हमारे मन में होती है। और अमूमन अधिकतर वह बातें जिनसे हमको पीड़ा हुई थी, अगर किसी मित्र ने, प्रिय मित्र ने हमसे कुछ बुरा भला कहा था, तो ऐसी कोई बात, या किसी भाई बंधु ने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था, ऐसी बातें हमारे मन में ज़्यादा चुप जाती है और वो बस जाती हैं। और हम आदत से मजबूर उन बातों को याद करके वर्तमान में भी बार बार अपने आप को पीड़ा देते हैं। और वर्तमान पत्र में और टीवी पे भी देखी हुई चीज़ें
जिनमें कि कुछ ऐसा था कि जो हमारे मन को विचलित करता है, वो भी हमें बार बार याद आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हमें किसी के साथ साझा करनी चाहिए, किसी हमराज को बतानी चाहिए, या एक पेपर पे लिख लेना चाहिए, एक पेज लेके उसको पर लिख देना चाहिए और पेपर को बाद में फाड़ देना चाहिए। और ऐसा भी करना चाहिए कि जब भी ऐसे निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, तो उनको सकारात्मक विचारों से बात करें। उनको अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में, अपनी प्रसन्नता के क्षणों के बारे में अपने आप को याद दिलाएं। और एक बात कर सकते हैं कि कहीं बगीचे में चले जाएं घूमने को, फूलों को देख के मुस्कुराएं, फूलों को देख के खुश हो, जूह चौपाटी पे चले जाएं, घूमने चले जाएं, या बैठ के कोई अच्छा संगीत सुने। ऐसा सब करने से धीरे धीरे आप आएँ। हाँ, और एक बात, कहीं किसी जगह आप निस्वार्थ सेवा के लिए चले जाएं, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे और सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि क्या घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, इन सब से आगे, इन सब के अलावा भी जीवन की और कोई पाठशालाएं हैं? मेरा विचार यह है कि हर पल, जीवन का एक एक पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सच पूछे तो जो ये समय है वह एक सबसे बड़ा कठोर, सख्त शिक्षक है। जैसे कॉलेज स्कूल में तो शिक्षक आपको पहले कुछ पढ़ाता है सबक, और बाद में आपकी परीक्षा लेता है। जो भी कुछ उस सबक में विषय था उसके बारे में आपकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन समय का हिसाब उल्टा है। समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आप पर छोड़ देता है कि इस परीक्षा का सबक क्या था, पहचानिए। तो इसलिए हर पल, हर घटना, हर कोई चीज़ जो भी हमारे जीवन में घटती है, उन सभी से हमको सीखने को मिलता है। ऐसा कोई पल ही नहीं है कि जिससे हम नहीं सीख सकें। लेकिन सीखता वही है कि जिसका विद्यार्थी जैसा स्वभाव हो, विद्यार्थी जैसी विचारधारा हो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की विचारधारा एक विद्यार्थी के जैसे होती है, हर समय सीखने की इच्छा होती है, वह एक बच्चे से या एक पागल से भी कुछ सीख सकता है। लेकिन जिस आदमी की ऐसी विचारधारा नहीं है, वह आदमी एक शुद्ध पुरुष, एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ भी कुछ नहीं सीख सका। इसलिए एक विद्यार्थी का स्वभाव, एक विद्यार्थी जैसा विचारधारा हमेशा अपने मन में कायम रखें और हर किसी से सीखने की इच्छा रखें। अगला प्रश्न यह है कि जीवन में कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ सफलताएं भी हैं, सुख साधन भी हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, क्या करें? तो मेरा सुझाव यह है कि ये मैं 3 बिंदुओं में बताना चाहूँगा। पहला बिंदु तो यह है कि आप स्वयं से क्या प्रसन्न हैं? आप जो हैं, जैसे हैं, क्या आप स्वयं से प्रसन्न हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने आप से अप्रसन्न है तो उसकी कितनी भी उपलब्धियां हो, कितने भी सुख साधन हो, वो किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रसन्न रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने विकास के बारे में न सोचें, अपने विकास के बारे में ज़रूर सोचें और हर मुमकिन प्रयत्न करें खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आप जैसे हैं, जो हैं, जहाँ हैं, अपने आप को कबूल कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी जो बात है कि क्षमा भाव का उपयोग करें। अगर कोई हमारा मित्र कोई गलती करता है तो हम उससे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर हमसे भूतकाल में कोई गलती हुई है तो हम ग्लानि लेके वो हम फिरते रहते हैं, और यह बात भी हमको जिंदगी में, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त नहीं करने देती। तो अपने आप को भी क्षमा कर दें और किसी ग्लानि को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे खुश रहकर, प्रसन्न रहकर। तीसरी बात यह है कि अधिकतर लोग बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, वो होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। इस बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे इंतज़ार में रहने से जो ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल हैं वो हम गंवा देते हैं, वो हमें दिखते ही नहीं, उनका सुख हम ले ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए
हर पल का सुख लें और हर छोटी छोटी खुशी से जो प्रसन्नता मिलती है उसको भी आप उससे भी लाभ प्राप्त करें और उसका भी सुख प्राप्त। अगला प्रश्न है कि 12 जो कुंजियां हैं प्रसन्नता पाने की, 12 हैप्पीनेस कीज, उनका उपयोग कैसे करें जीवन में। मेरे विचार से बहुत ही सरल उपाय है। एक पोस्टर बना लें और अपने ऐसी जगह पे घर पे लगा दें कि आपको बार बार दिखता रहे। अपने मोबाइल में भी डाल दें एक वॉलपेपर बना के, और उसको रोज़ देखते रहें और रोज़ अपने आप को याद दिलाते रहें कि ये 12 कुंजियाँ मुझे उपयोग में लानी है, और रोज़ उपयोग में भी लाएं। ऐसा करने से आपकी आदत बन जाएगी और आप रोज़ अनायास ही वो 12 कुंजियाँ उपयोग में लाने लगेंगे, और ऐसे करने से आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाए। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से सफलता और प्रसन्नता के बीच में क्या चुनना चाहिए और क्यों। मेरे विचार से दोनों ही महत्वपूर्ण है, आप दोनों का चयन कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि सफलता मिलती है जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, कोई चीज़ हमको मिलती है, कोई साधन प्राप्त करते हैं, तो सफलता पाने के लिए प्रयत्न तो हम कर सकते हैं, वह तो अपने हाथ में है, किंतु उसका फल तो प्रकृति ही देगी। तो फल क्या होगा वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं तो भरसक प्रयत्न करते रहिए, और असफलता मिलने पर भी बिल्कुल निराश हताश न हो और आगे प्रयत्न करते ही रहे। थॉमस अल्वा एडिसन के जैसे, जिन्होंने 100 बार असफल होने के बाद भी उसके बाद उन्होंने सफल होकर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। इसके विपरीत प्रसन्नता जो है वो मन का भाव है, वो उसका चयन आप कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से मैं हर हाल में खुश रहूँगा, और आप 12 कुंजियों का उपयोग करके अपने मन को प्रसन्न भी रख सकते हैं। तो वह चयन आपके हाथ में है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अधिकतर समय प्रसन्न रहता है तो हर क्षेत्र की सफलता धीरे धीरे उसे मिल ही जाती है। मुझे लगता है आप इशारा समझ गए। ये सबसे आखिरी प्रश्न सबसे मज़ेदार प्रश्न है। कुछ सहपाठियों ने सुझाव दिया है कि बहुत सारे वीडियोस जो हम देखते हैं वो 1-1.5-2 मिनट तक होते हैं, लेकिन आपका वीडियो 10-15 मिनट चलता है। कितना अच्छा हो कि आप भी 1-2 मिनट के अंदर बात बता दें। तो भाई आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक व्यक्ति को जलेबी बहुत पसंद है, तब उसे निश्चय करना है कि सिर्फ जलेबी को उसके सूंघ कर खुश होना है, तो वह एक गली से गुजरेगा और जलेबी की सुगंध उसे आ जाएगी। ये 1-2 मिनट वाले वीडियो भी ऐसे हैं कि कोई भी विषय की आपको सुगंध दे देते हैं। लेकिन अगर जलेबी खाने वाले को आराम से बैठकर चाव से स्वाद लेकर अगर जलेबी खानी है तो उसे जलेबी के दुकान पर जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसे खुशबू भी मिलेगी और वह चाव से स्वाद लेकर खा भी सकता है। तो मेरा भी हेतु यही है कि आप तक जो भी बात पहुँचे वो पूरी सुगंध के साथ और पूरे स्वाद के साथ पहुँचे। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल होने के लिए नए सूत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।